गुड मॉर्निंग बच्चों। हम संतुलित आहार पढ़ रहे थे। मैंने कल आपको पीडीएफ भेजा था, उस पीडीएफ को मैं समझा रही हूँ। एक्चुअली विभिन्न आयु और अवस्था में भिन्न भिन्न संतुलित आहार की प्रतिदिन की मात्रा तय है, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कितना ग्राम एक दिन में अनाज, दाल, हरी सब्जी, जल की मात्रा ग्रहण करनी है, तभी संतुलित आहार बन सकता है। संतुलित आहार के लिए वेज और नॉन वेज के लिए शाकाहारी और मांसाहारी जो मनुष्य हैं उनके लिए अलग अलग संतुलित आहार बताया गया है। तो और एज और अवस्था के अनुसार भी अलग अलग जो मात्रा होती है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है व्यक्ति को। तो शाकाहारी व्यक्तियों के भोजन में पर्याप्त मात्रा में दूध, दाल, सूखे मेवे होने चाहिए। जो सूखे मेवे नहीं ले सकते हैं वो मूंगफली, तिल आदि से अपना सूखे मेवे का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। और भारत में सभी तरह के लोग होते हैं, सभी जगह सभी तरह के लोग होते हैं। तो हम सिर्फ यही जानते हैं प्रत्येक सारणी से कि अलग अलग अवस्था के अंदर, अलग अलग एज के अंदर कितनी कितनी मात्रा हमें अनाज दाल की ग्रहण करनी चाहिए। तो शाला से पूर्व बालकों के लिए संतुलित आहार से मैं प्रारंभ कर रही हूँ। इसमें शाला जाने वाले बालकों के लिए संतुलित आहार है, एक प्रौढ़ पुरुष के लिए संतुलित आहार है और एक प्रौढ़ महिला के लिए जो कि सामान्य वयस्क स्त्री है, गर्भवती माता है या धात्री महिला है, उसके लिए संतुलित आहार क्या होना चाहिए ये बता रही हूँ मैं आपको सारणी के द्वारा। तो हम जो पहला है वो लेते हैं कि जो महिला है, जो स्कूल जाने वाला जो बालक है उसके लिए अनाज 7 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 13 से 15 वर्ष और 13 से 18 वर्ष और 16 से 18 वर्ष है। अनाज की मात्रा जो है वो 200 से 400 तक हो सकती है और जो दालें हैं वो 60 से 70 या 50 से 70 तक हो सकती हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो 75 से 150 तक हो सकती हैं। जड़कंद एवं अन्य सब्जियां जो हैं वो ये सब जो है जहाँ भी बी लिखा हुआ है वो वेज के लिए है और जहाँ एन वी लिखा हुआ है नॉन वेज या मांसाहारी व्यक्ति के लिए है। और इन सब की मात्रा ग्राम के अंदर है कि फल जो है वो 100 ग्राम से 100 ग्राम एक फल डेली का हमें लेना चाहिए। दूध 400 से 600 ग्राम हमें लेना चाहिए। मांस, मछली, अंडा 60 से 80। मूंगफली जो है वो 30 से 40, 50 तक हो सकती है। घी, तेल जो है वो 30 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम तक हो सकता है। गुड़ और शक्कर जो है वो भी 30 ग्राम हमें प्रतिदिन एक स्कूल जाने वाले बालक को प्रतिदिन लेना चाहिए। उसके बाद आता है शाला पूर्व जाने वाले बालकों के लिए संतुलित आहार। इसमें अनाज हमने पहले देखा कि अनाज 420 तक पहुंच गया था। इसमें हम 120 से 170 ग्राम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी छोटा ही है इसलिए। और दाल है केवल 40 से 50, हरी पत्तेदार सब्जियां 50-75, जड़कंद एवं अन्य सब्जियां 30 से 50 जो कि हम मैश करके दे सकते हैं इन्हें। फल जो है वो 100 ग्राम, दूध 400 से 600 ग्राम और मांस, मछली, अंडा जो है 40 ग्राम केवल और गुड़ और शक्कर 30। तो इस प्रकार में हम देखते हैं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चों का जो आहार तालिका है वो उनकी ग्राम में मात्रा कम है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। उसके बाद ग्रोइंग एज फास्ट होती है, स्कूल जाने वाले बालकों की एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है तो उनकी जो है अनाज दाल की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद आता है प्रौढ़ के लिए कि एक प्रौढ़ पुरुष के लिए जो है वो अनाज की मात्रा हमने देखा पहले कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 400 तक थी, इसमें 300 से लेकर के और 600 तक हो सकती है। और दालें जो हैं वो 50 से लेकर के 80 तक हो सकती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो 100
से 125 बढ़ जाती हैं। अन्य सब्जियां 75, 100। जड़ और कंद वाली सब्जियां भी 75 और 100। फल जो है वो 1 प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। दूध जो है वो 400 से 600। और मांस मछली अंडा जो है वो 60 और 30। गुड़ शक्कर 30 से 40, 55 भी हो सकता है। मूंगफली 50 और घी और तेल 35 से 55 या 50 तक हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वयस्क स्त्री जो है उसके लिए चेंज हो जाता है। जो जो वयस्क स्त्री है उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है: साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। और जो अतिरिक्त जो उसकी मांग होती है वो गर्भावस्था में और धात्री अवस्था में बदल जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि साधारण क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील की एनर्जी लेवल के अंदर, प्रोटीन लेवल में चेंजेस आते हैं मुख्य रूप से, और उसी के साथ ही विटामिन्स के में भी परिवर्तन आ सकते हैं। तो अनाज जो है वो 200 से लेकर के 400, मतलब साधारण क्रियाशील का 260, मध्यम क्रियाशील 300 से 310, अधिक क्रियाशील 400। दालें जो हैं वो 50 और 60 हैं। और लेकिन हम देखेंगे कि गर्भावस्था में नहीं, लेकिन धात्री अवस्था में जो अनाज है उसकी मात्रा 100 बढ़ जाती है, क्योंकि वो दुग्धपान करा रही है। और ऐसे ही दालें, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा गर्भावस्था में भी अधिक चाहिए और धात्री अवस्था में भी अधिक चाहिए, तो 20 गर्भावस्था में बढ़ जाता है और धात्री अवस्था में 40 बढ़ जाती है, क्योंकि दूध के निर्माण के लिए, साथ ही धात्री अवस्था में महिला को स्वयं के शरीर की टूट-फूट की मरम्मत के लिए, जो कि डिलीवरी के समय टूट-फूट हो गई थी, उसकी मरम्मत के लिए, यूट्रस को वापस अपने स्थान पे लाने के लिए, अपनी बॉडी को वापस सही करने के लिए भी अतिरिक्त जो है अनाज और दालों की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए धात्री अवस्था में दालों की रिक्वायरमेंट अधिक है। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां 100 है, अन्य सब्जियां 75 से 100 हैं सभी में। जड़ कंद वाली जो सब्जियां हैं 50 से 100 है। और गर्भावस्था, धात्री अवस्था में इनमें चेंजेस नहीं है। लेकिन हम देखते हैं फल और दूध के अंदर, क्योंकि दूध जो है वो कैल्शियम का निर्माण करेगा, प्रोटीन देगा हमें व्यक्ति को, इसलिए गर्भावस्था और धात्री अवस्था में वैसे तो 400 है ही, इसके अलावा अतिरिक्त मात्रा 400 और 200 और 400 गर्भावस्था में, और धात्री अवस्था के अंदर 300 से 600 की मात्रा इसकी करीब बढ़ जाती है। बहुत अधिक दूध और फल की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन सी, अन्य संरक्षी पदार्थ और साथ ही दूध के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा अधिक चाहिए। उसके बाद आता है अंडा, मांस, मछली वगैरह भी है। घी और तेल की मात्रा वही 30 से 45। गुड़ और शक्कर की मात्रा आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्रियाशीलता बढ़ती है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल ज़्यादा उसको चाहिए, वैसे वैसे घी, तेल, गुड़ और शक्कर की मात्रा बढ़ गई है, 30 से 45 हो गई है, और यहाँ पर भी 30 से 40 हो गई है गुड़ और शक्कर की मात्रा। और भुनी हुई मूँगफली जो है वो 50 और 30 है। अगर मांसाहारी है तो 30, और वैसे तो 50 की मात्रा उसको अधिक चाहिए, तिल और तिलहन की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है विभिन्न आयु और अवस्था के साथ में इनकी रिक्वायरमेंट भिन्न भिन्न हो जाती है। और इस बात का हमें, जब हम डाइट प्लान करेंगे आगे, तो हम ध्यान रखेंगे कि किसको कितनी मात्रा हमें देनी है। तो यह सारणी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रख कर लेनी है, समझ लेना है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा आप देखेंगे एनर्जी और प्रोटीन लेवल के ऊपर मेन डिफरेंस आ रहा है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और कल हम पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये क्वेश्चन तो मैं आपको दे रही हूँ कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये क्वेश्चन आप करके भेजेंगे। और
मैं आपको जो है कल पढ़ाऊँगी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भोज्य विशेषज्ञों के द्वारा भारतीयों के लिए जो पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा है, जिसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहते हैं, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी है। कल हम इसके लिए ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।